कार्यकर्ताओं का है सत्संकल्प। पिछले 5-6 वर्षों से लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़े वैचारिक क्रांति का सूत्रपात है, पूरे विश्व में ही होने वाला है और उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। तो आप जो प्रथम छात्र हो ना, आप इतिहास बना रहे हो। अभी नहीं पता चलता, जब इतिहास बनता है तो जैसे उन लोगों ने भी, क्रांतिकारियों ने काम किया होगा तो उनको भी नहीं पता होगा कि वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसे ही ये जो आचार्य और ये सब लोग लगे हुए हैं, इनको खुद को नहीं पता है कि वो कितना बड़ा। गत 10-11 वर्षों से मेरे पास भारतीय शिक्षण मंडल के संगठन मंत्री का, पहले सह फिर अभी संगठन मंत्री, ऐसा दायित्व है और मैंने विश्व की समस्त शिक्षा व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जब से ये दायित्व मिला तब से। आजकल इंटरनेट के कारण सरल होता है और सारे विश्व में शिक्षा को लेकर के जो चुनौतियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, वहाँ के लोग क्या परेशान हो रहे हैं, उस सबको बहुत करीब से मैंने अध्ययन किया। और उस आधार पर 2018 में जब अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल सम्मेलन उज्जैन में हुआ था, महाकाल की नगरी में, सांदीपनी की नगरी में, जहाँ भगवान कृष्ण की गुरुकुल में गए थे, तो उसमें जब चर्चा हुई तो उसमें ये संकल्प लिया गया कि सारे विश्व की मुख्य धारा की शिक्षा गुरुकुल बनना चाहिए। अभी जब मैं कार्यकर्ताओं और आचार्यों से बात कर रहा था तब मैं कह रहा था कि ज्ञान के विषय क्या है उससे गुरुकुल नहीं बनता है। संस्कृत पढ़ाया जाएगा, गीता पढ़ाई जाएगी या वेद पढ़ाए जाएंगे, उपनिषद पढ़ाए जाएंगे तो गुरुकुल होगा, ऐसा नहीं है। हमारे जो शिल्प गुरुकुल और कला गुरुकुल थे वो तो पूरी तरह से अपरा विद्या के गुरुकुल थे। वहाँ अध्यात्म या योग या इसका अधिक अध्ययन नहीं होता था, केवल स्वयं की चर्या के लिए जितना आवश्यक है उतना होता था। मूल अध्ययन तो शिल्प का होता था, शिल्प यानी जिसको आज हम इंजीनियरिंग कहते हैं। तो अभी मैं और आचार्य जी एक प्रवास में विजयवाड़ा में थे, तो वहाँ पर किसी से बात चल रही थी, तो अभी 1-2 साल में वो भी संकल्प शायद पूरा हो जाए, सॉफ्टवेयर गुरुकुल शुरू करने का। तो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जो गुरुकुल पद्धति से सिखाया जा सकता है। चिकित्सा शास्त्र के ज्ञान तो वही है, लेकिन उसकी सिखाने की शिक्षण विधि गुरुकुल की हो सकती है। तो ये आने वाले समय में सारा विश्व स्वीकार करने वाला है। आज भी दुनिया में, विश्व में जो नंबर 1 शालेय शिक्षा में नंबर 1 जिस देश को माना जाता है, उस देश का नाम है फिनलैंड। इसलिए सब जगह फिनलैंड मॉडल की चर्चा चलती है। अभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और एलजी का वही लड़ाई चल रही कि हम शिक्षकों को फिनलैंड भेजना चाहते हैं, ये भेजने नहीं दे रहे, वगैरह वगैरह। उस फिनलैंड की पूरी शिक्षण विधि गुरुकुल शिक्षण विधि हो गई। उनको पता नहीं है, उन बेचारों ने ठोकरे खा करके परिवर्तन करते करते अब वो वहाँ पर आ गए। 2 साल पहले फिनलैंड वालों ने तय किया कि हमारे यहाँ पर कक्षाएं नहीं होगी, जो अपने क्लासरूम होते हैं ना, फिनलैंड के विद्यालयों में अब क्लासरूम नहीं होते। फिनलैंड में केवल एक्टिविटी रूम होते हैं, म्यूज़िक रूम होता है, स्पोर्ट्स रूम होता है, आर्ट रूम होता है, फिर यंत्र का होता है अलग से, ऐसे सारे होते हैं। और पूरे 8 घंटे के विद्यालय में जो बालक 8 घंटे रहता है, उसमें केवल 90 मिनट व्याख्यान विधि, जिसको आजकल अपना जो आज अपन जिसको मेन शिक्षण समझ के चलते हैं, लेक्चर विधि से जो शिक्षण होता है कक्षा में, वो केवल 90 मिनट हो सकता है, बाकी सारा एक्टिविटी बेस्ड। ये फिनलैंड की शिक्षण पद्धति। अभी उसके बाद में उन्होंने 2 साल पहले तो इतना क्रांतिकारी निर्णय लिया, ये 4 साल पहले हुआ था ये कक्षा हटाने का। 2 साल पहले तो उनका क्रांतिकारी निर्णय ये हुआ कि अब वहाँ विद्यालयों में विषयवार अध्ययन नहीं होता, सब्जेक्ट वाइज टीचिंग नहीं होता कि भूगोल अलग, इतिहास अलग, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, ऐसे नहीं होता। क्योंकि जो गुरुकुल में हम मानते हैं कि ज्ञान समग्र होता है, एक होता है, ज्ञान की शाखाएं नहीं बांटी जा सकती, वो तो एक वृक्ष के समान है। उसमें से विशेषताएं कुछ आगे चल करके होती है, लेकिन इस आयु में विशेषता की बात नहीं होती। वो सर्वांगीण और एकात्म ज्ञान की बात जो गुरुकुल में होती है, आज फिनलैंड कर रहा है उसको। तो वहाँ पर दूसरी कक्षा के बच्चों को 3 महीने तक धान की खेती में ले जाते हैं, जो चावल उगाने की धान की खेती होती है। विद्यालय के बच्चे और शिक्षक सब 2 महीने जाकर के खेती में रहते, खुद के हाथ से वो बुआई करते, बुआई के समय जाते हैं, बारिश के समय। और वो धान की खेती में ही उसका इतिहास भी सिखा देते हैं कि विश्व का सबसे पुराना अनाज जो मोहनजोदाड़ो में भी मिला था वो चावल ही था। तो ओरिजिनली सारी दुनिया धान खाने वाली ही थी, गेहूँ वगैरह बहुत बाद में आए। अभी आजकल मिलेट्स की बात होती है, वो भी बाद में आए इतिहास में।
तो इतिहास पढ़ा देते धान की खेती। धान की खेती में वो मुंडेर को हटा करके इधर का पानी उधर करने में पास्कल्स लॉ सिखा देते हैं कि दोनों जगह का पानी समान कैसे होता है। तो फिज़िक्स भी उसी में, हाइड्रोलिक्स भी उसी में, केमिस्ट्री भी उसी में, बॉटनी भी उसी में। 2 महीने की धान की खेती में सारे विषय वो शिक्षक समग्रता से सिखाता। 8वीं के बच्चों को 6 महीने द्वितीय महायुद्ध पढ़ाया जाता। तो द्वितीय महायुद्ध में ही केमिस्ट्री, द्वितीय महायुद्ध का गणित, वहाँ पर कंप्यूटिंग द्वितीय महायुद्ध नहीं एलन ट्यूरिंग ने शुरू किया। तो वो सारी बातें, वो सारा मतलब विषय वार न होकर के उसको उस कोई ना कोई घटना को, प्रसंग को लेकर के, तो उसको उन्होंने कहा टॉपिक वाइज टीचिंग। सब्जेक्ट वाइज की जगह उन्होंने कहा हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। तो जब 2 महीने पहले ये खबर मेरे पास, मैं तो इंटरनेट पे जुड़ा रहता हूँ, गूगल अलर्ट दे रखा है, तो विश्व में कहीं पर भी कुछ नया होता है तो उसकी सूचना मेरे पास आती है। और रोज़ लगभग 150-200 शिक्षा से जुड़े हुए विश्व भर के मेल में पढ़ता हूँ। इसलिए आज अमेरिका में क्या हो रहा है, घाना में क्या हो रहा है, रवांडा में क्या हो रहा है, सिंगापुर में क्या हो रहा है, शिक्षा क्षेत्र में अद्यतन जानकारी मेरे पास में है। तो वो जब आई फिनलैंड की जानकारी, निर्णय होते ही तीसरे दिन मेरे पास थी, तो मैंने मेरे फेसबुक पे वो लिंक डाल करके लिखा कि फिनलैंड में तो गुरुकुल आ गए, भारत में कब आएंगे। तो विश्व की आने वाले समय में विश्व की शिक्षा का भविष्य गुरुकुल शिक्षा है। IIT गुरुकुल होंगे, हार्वर्ड गुरुकुल होगा, और ज़्यादा नहीं 10-15 साल में होगा। ऐसी विश्व में परिवर्तन आ रहा है जिसके कर्णधार बनने का अवसर अपने को मिला है। तो आप ये मत सोचो कि आप किसी पुरातन विषय में जा रहे हैं, आप सनातन विषय में। पुरातन और सनातन में यही भेद है, पुरातन जो पुराना है, सनातन जो प्रवाहमान है, जो चल रहा है। तो आज भी ये चल रहा है, भारतीय संस्कृति सनातन है। और सबसे बड़ी बात है, आप लेटेस्ट हो। दुनिया जहाँ आने वाली है 10 साल बाद, वहाँ आज आप हो। तो अब दुनिया से 10 साल आगे हो शिक्षण विधि के मामले में। तो इसलिए इस गुरुकुल को आप सबका सपोर्ट मिले। आप सब बहुत अच्छे से इसको, अभी चर्चा चली रही थी कि इसको समाज पोषित, व्यापार नहीं हो, शुल्क वाला व्यापार नहीं हो, बालकों के माता पिता से शुल्क नहीं लेना पड़े, सारी व्यवस्थाएं समाज करे। समाज पोषित के 3 अर्थ है। एक तो वित्त पोषण आजकल समझ में आता है, तो वो भौतिक व्यवस्थाओं का पोषण, जो भोजन आदि सारी व्यवस्था। और अभी तो ये किराए के इसमें खुद का ज़मीन का कुछ व्यवस्था हुई है, वहाँ भवन निर्माण आदि में, वो तो भौतिक समाज ने करना ही है, समाज के दान से ही होगा। लेकिन उसके साथ साथ बौद्धिक और भावनात्मक, ये दोनों पोषण भी समाज को दें। ये समाज का अपना गुरुकुल बने, पूर्णिया को लगे कि ये हमारा गुरुकुल। तो ये भावात्मक एकात्मता की दृष्टि से भी कुछ योजनाएं अपने को बनानी चाहिए। वहाँ की माताएं आकर के उनको लगे कि मेरा बेटा है, मतलब प्रत्यक्ष इसकी माँ ही नहीं, समाज की कोई भी माँ माने कि मेरा बेटा है। इस प्रकार का भावात्मक एक पारिवारिक संबंध, और बौद्धिक रूप से भी समाज के जो विद्वत समाज है वो जुड़े। युगानुकूल शिक्षण विधि को कैसे, गुरुकुल के आधार पर युगानुकूल शिक्षण विधि कैसे हो। जैसे हमारे अयोध्या के गुरुकुल में बालक वेद पठन भी करते हैं और साथ में कंप्यूटर भी उतने ही निष्णात है। ये छोटे छोटे बच्चे टैब लेकर के और बहुत अच्छे से उसका उपयोग कर लेते हैं। तो उनको दोनों बातें, मतलब युगानुकूल भी होंगे, पारंपरिक के साथ युगानुकूल भी होंगे। ये वाला जो गुरुकुल का एक स्वरूप भारतीय शिक्षण मंडल ने समग्र गुरुकुल के रूप में देखा है, वो पूर्णिया में खड़ा हो रहा है। आप सब लोग उससे जुड़े हैं, इसलिए आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं। मैं स्वयं के बारे में कहता हूँ कि वो तो शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में मनुष्य का जन्म मिलता है, पुण्य संचय होता है। तब स्वामी विवेकानंद ने लाहौर के अपने भाषण में कहा कि जब 2 गुना पुण्याई होती है, डबल होती है जब पुण्याई, तब भारत में जन्म मिलता है। 1 गुना पुण्याई होती है तो मनुष्य का जन्म मिलता है, 2 गुना पुण्याई होती है तो भारत में जन्म मिलता है। मैंने उसमें तीसरा जोड़ा है कि 3 गुना पुण्याई होती है तो शिक्षक क्षेत्र से जुड़ते हैं, और 4 गुना पुण्याई होती है तो गुरुकुल से जुड़ते हैं। आप सब लोग 4 गुना पुण्याई वाले लोग हैं, तो हम उसको सार्थक करें, यही था। अभी 1-2 परिचय है हमारे बीच। जो सरपंच जी हैं यहाँ एकदम मौन तपस्वी बनकर